हमारे साथ में स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। बाबू जी, आपसे मेरा पहला सवाल ये है, आज काफ़ी लंबे समय से कोशिश कर रहे थे, पहली बार सांसद जी ने इंटरव्यू दिया है। डॉक्टर संघमित्रा मौर्य जी ने पहला इंटरव्यू हमको दिया है और उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि राजनीतिक राहें हमारी अलग हो सकती हैं, हम एक परिवार हैं, लेकिन राजनीतिक राहें अलग हो सकती हैं और ये हमारे यहाँ नहीं है, ये और भी कई जगहों पर है। ये उन्होंने बात हमसे कही है, क्या आपका सोचना है? देखिए, वो डॉक्टर सुमित्रा जी का विचार है और सबके अपने अपने निजी विचार होते हैं। अब चूंकि मैं मौके पर था नहीं, क्या बात हुई क्या नहीं है, लेकिन जो भी है, हर वो शख्स जो राजनीति के अखाड़े में रहता है अपने विवेक से अपना राजनीतिक फैसला करता है और उस पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। बस इससे थोड़ा एक सवाल और सुन लूँगा। उन्होंने कहा कि बेटी ही नहीं बल्कि हम सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सुरक्षित हैं। उन्होंने काफ़ी तारीफ की प्रधानमंत्री मोदी की और कहा कि हम सब सुरक्षित हैं उनकी अगुवाई में। अब अगर वो भाजपा की प्रधानमंत्री की सांसद है तो उनका कहना लाजमी भी नहीं, मतलब सांसद होने के नाते कह रही हैं, आप तो अच्छे से जानते हैं, या उनके ऐसे विचार होंगे नेचुरल इसलिए कह रही हैं? नहीं। अब जो उन्होंने कहा वो अपने विवेक से सोच विचार के कहा होगा, तो क्यों कहा ये उसका उत्तर वही दे सकती ना। उससे मैं कहा ना कि सबका अपना अपना राजनीतिक फैसला होता है, राजनीतिक निर्णय होता है। लोकतंत्र में सभी को अपने तरीके से राजनीति करने का अधिकार है, अवसर मिलता है। तो इसलिए हम किसी के अपने निजी विचार पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। एक आपसे इससे बड़ा आखिरी सवाल, आपका आशीर्वाद है उनकी राजनीति को, उनकी जो राजनीति है, उन्होंने ये भी कहा कि मैं बीजेपी का प्रचार करूंगी, बीजेपी यहाँ पर जीत जाए वो चाहती हैं, तो बेटी को पिता का आशीर्वाद है? कुल मिलाकर के बीजेपी को 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सरकार से विदाई करने का हमारा लक्ष्य है और समाजवादी पार्टी सरकार बनाना है, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों को ठगा, सालों साल खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर किया। लाख किसान अपनी बात करते रहे, उनकी एक न मानी गई। चुनाव की आठ हुई, जनाधार के डर से जल्दी जल्दी बिना किसानों से बात किए किसान बिल भी वापस हो गया। अच्छा बाबू जी, कंट्राडिक्शन नहीं हो रहा है? आप जो कह रहे हैं वो और जो बिटिया कह रही हैं वो एक ही परिवार से, लेकिन दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं। पब्लिक में इससे कंफ्यूजन नहीं होगा क्या? देखिए उपाध्याय जी, आप बहुत से चैनल वाले हैं, एक ही खबर को लोग अपने अपने तौर तरीके से दिखाते हैं। अब आपकी सोच है, आप किस रूप में उसको लेते हैं, लेकिन मुझे जो जवाब देना था मैंने उसका पहले उत्तर दे दिया। ठीक है। अखिलेश यादव का आपको क्या लगता है बाबूजी? आप आए हैं, उसके बाद काफ़ी लोग आए, कई लोगों ने छोड़ी बीजेपी और ज्वाइन किया, आपको क्या लगता है अभी भी क्या लोग उत्सुक हैं ज्वाइन करने के लिए? देखिए, जब कर्मा बड़ा होता है, जनाधार का पोलराइजेशन होता है, यानी वोटों का ध्रुवीकरण होता है और एक बड़ी पावर खड़ी होती नजर आती है, तो स्वाभाविक रूप से सभी लोग उसकी ओर आकर्षित भी होते हैं, आते भी हैं और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के पीछे इस समय वही परिस्थितियां हैं कि बड़े पैमाने पर वोटों का ध्रुवीकरण हो रहा है, जनाधार गुणात्मक ढंग से बढ़ रहा है। जब समाजवादी पार्टी सरकार बनाना है, भाजपा की सरकार को भगाना है, तो स्वाभाविक रूप से हम भाजपा से बड़ी ताकत बनकर के ही उसको उत्तर प्रदेश से वनवास के लिए भेजने की। अपर्णा यादव के जाने का कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो भी परिवार का हिस्सा हैं, आप जुड़े हैं अखिलेश यादव से और वो चली गई हैं, बीजेपी इसको लेके बड़ा एग्रेसिव हो रही है। देखिए, अब
भारतीय जनता पार्टी का जश्न उन्हें मुबारक। लेकिन अपर्णा जी का और भाजपा में जाना ये बहुत आश्चर्य की बात इसलिए नहीं है कि मूल रूप से उत्तराखंड विश्व समाज से अपर्णा जी हैं, मूलभूत से विश्व समाज से माननीय मुख्यमंत्री योगी जी हैं। ये भाई बहन का मिलन है और भाई बहन के मिलन पर भारतीय जनता पार्टी इतना एठलाती है तो स्वाभाविक रूप से उसको खुशी होनी चाहिए। भाई बहन का मिलन, तो ये भाई बहन का मिलन आप देखते हैं इसको? ही स्वाभाविक रूप से कोई ऐसा राजनीतिक चेहरा नहीं था जिससे बड़ा हाय तुबा मचे। वो एक बड़े परिवार की बहू थी और बड़े परिवार के बहू के नाते उनको सम्मान मिलता था, मिलता है, आगे मिलता रहेगा। लेकिन जनाधार जहां था वहीं है। अपर्णा जी के साथ समाजवादी पार्टी का एक भी वोट न गया है न आगे कभी जाएगा। आपसे अंतिम सवाल मेरा, अगड़ा बनाम पिछड़े की जो आपने बात कही है वो कितना ड्राइव कर रही है आपके इस चुनाव को? आपने भाषण दिया था समाजवादी देखिए, पार्टी कार्यालय में, हमने नारा दिया था 85 तो हमारा है, 15 में बंटवारा 15 में भी बंटवारा है। इसलिए कि इनके 80-20 का वो जवाब था। 80-20 के नाम पर हिंदू बनाम मुस्लिम करना चाहते हैं। हिंदू के नाम पर 24% अनुसूचित जात जनजात, 54% पिछड़े। भारत को भारतीय संविधान द्वारा दिया गया आरक्षण को अजगर की तरह निगल गए, यानी हिंदू के भी नहीं है। और साथ ही साथ मुसलमान क्यों बाहर हो? क्या अशफाकुल्लाह खान ने फांसी के तख्ते को नहीं छुआ था? क्या वीर अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान के दर्जनों टैंक को ध्वस्त करके खुद अपनी शहादत नहीं दी थी? तो जो राष्ट्र के लिए मरता है, राष्ट्र के लिए शहीद होता है, राष्ट्र के लिए समर्पित भाव से काम करता है, उसको आप हिंदू और मुस्लिम का तगमा देकर के बांटने की कोशिश करेंगे? आप कह रहे हैं आरक्षण निकल के, ये लोग ये कैसे कह रहे हैं? आरक्षण तो ऑलरेडी है आरक्षण। देश के अस्तित्व को बांटने का घिनौना खेल भारतीय जनता पार्टी का नहीं चलेगा। ये राष्ट्रद्रोही हैं और इसीलिए राष्ट्र को बंटवारे के कगार पर ले जा रहे हैं। 80-20 का मतलब है देश का पुनः विभाजन हो। ये एक लाइन खींच रहे हैं जो देश के लिए, भारत के लिए बहुत ही भविष्य में दुखदायी होगा और वो दुखदायी परिस्थितियां न पैदा हों, इसलिए हम इनके 80-20 की काट को 85 तो हमारा है और 15 में बंटवारा है के नारे से ध्वस्त करेंगे। और साथ ही साथ रही बात, आपने कहा आरक्षण को अजगर की तरह निकल रहे हैं। आरक्षण कैसे निकल रहे हैं? ये अभी आपने देखा 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, 19,000 आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों को नियुक्ति पत्र दिया। पिछड़ा वर्ग जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने संवैधानिक दर्जा दिया, वो पिछड़ा वर्ग भारत सरकार ने भी अपने संसदीय में रिपोर्ट में मुख्यमंत्री को जो पत्र भेजा उसमें लिखा कि आरक्षण संवैधानिक व्यवस्था है, अनुसूचित जात जनजात और पिछड़े वर्गों को संविधान प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार आरक्षण दिया गया है। 19,000 आरक्षित पदों के सापेक्ष सामान्य लोगों की भर्ती करना दुखदायी है, भारतीय संविधान की मंशा के विपरीत है। इसलिए अनुरोध है कि आरक्षित पद के सापेक्ष आरक्षित वर्ग के लोगों की भर्ती की जाए। माननीय मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया, न 19,000 स्वीकार किया, 6,000 स्वीकार किया। लेकिन जिस 6,000 को स्वीकार किया उस 6,000 पर भी एक तैनाती नहीं हुई। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़े वर्ग के लोग हिंदू नहीं है? आप एक तरफ हिंदू की दुहाई देते हो और दूसरे ओर हिंदू का गर्दन काटते हो, हिंदू का आरक्षण छीनते हो, हिंदू के पेट में लात मारते हो, हिंदू को आगे बढ़ने से रोकते हो। यह कैसा घिनौना चरित्र है? और वहीं पर जिसका मैंने कैबिनेट में बहुत तगड़ा विरोध किया था, एक लाइन का प्रस्ताव आया, बिना एडवर्टाइजमेंट निकाले, बिना प्रार्थना पत्र मांगे, एक लाइन का प्रस्ताव आया कि चूंकि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, इसलिए इनके स्थान को सामान्य वर्ग से भर लिया जाए। मैंने कड़ा एतराज जताया और अपर मुख्य सचिव से मैंने पूछा चिकित्सा शिक्षा के,
आप ये बताएं कि आपने एडवर्टीजमेंट कई बार निकाला, एक बार, 2 बार या 3 बार? तो उत्तर आया एक बार भी नहीं। तो हमने कहा प्रस्ताव कैसे लाया आपने? व्यवहार में ये होता है कि एडवर्टीजमेंट निकाला जाता है एक बार, नहीं आवेदन आते हैं तो दोबारा निकाला जाता है, फिर नहीं आवेदन आते हैं तिबारा निकाला जाता है, तिबारा भी आवेदन नहीं आता है तो इस तरह का प्रस्ताव आता है। आपने बिना एडवर्टीजमेंट निकाले, बिना आवेदन मांगे कैसे कर दिया? पहले कैसे मान लिया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग की अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझसे सहमति जताई, लेकिन और अपर मुख्य सचिव को डांट भी पिलाई, लेकिन उस प्रस्ताव को स्थगित नहीं किया। नतीजा हुआ कि उस प्रस्ताव के आधार पर लगातार पिछले 6-7 महीने से मेडिकल कॉलेजों में बड़े पैमाने पर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, रीडर, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रवक्ता, सबकी भर्ती खुल्लम खुल्ला हो रही है, एक और विशेष की। तो मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, क्या वही मुट्ठी भर 5%, 10% लोग हिंदू हैं, शेष हिंदू नहीं हैं? और वही अगर 5-10% हिंदू हैं तो स्वाभाविक रूप से आपका ये नारा झूठा है, आपका नारा छलावा है, धोखा है, उत्तर प्रदेश की जनता की आंख में धूल झोंक करके वोट हथियाने का नाकाब तरीका है। हम उसको नहीं चलने देंगे और 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। वनवास 14 साल का काट के आए थे, हम लोगों के बलबूते पर सत्ता में आए हैं, फिर इनको वनवास में जाने के लिए मजबूर करेंगे। बहुत शुक्रिया। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बाकायदा ये बताया है कि इन्होंने कैबिनेट में भी ये मुद्दा उठाया था, जिस मुद्दे को लेकर इतनी चर्चा हो रही है, अगड़ा बनाम पिछड़ा, और उन्होंने उस तथ्य का उल्लेख किया है कि किस मुद्दे पर इन्होंने ये मामला उठाया था और उसमें हुआ क्या, पूरी ब्यौरेवार जानकारी दे रहे हैं।